तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल मिशन कॉमर्स में। तो आज हम कैश फ्लो के वीडियो नंबर 3 में हैं। इस वीडियो में हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फॉर्मेट्स ऑफ कैश फ्लो के डिस्कस करना और उनको लिख के आपको समझाना भी। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो एक बार मैं जल्दी से आपको याद दिलाता हूं कि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या था। तो देखिए, बिजनेस के हर कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज जो कि आपके कैपिटल और बोरविंग के साइज एंड कॉम्पोजिशन को चेंज करते हो, उन सारे इनफ्लोज और आउटफ्लोज को आप एक हेड में कैटेगराइज करोगे जिन्हें हम बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स को मैं आपको दोहराता भी हूं और लिखता भी हूं, जल्दी से समझिए। जब भी आप या कोई भी कंपनी शेयर्स को इशू करती है और उनसे जो पैसे आते हैं जो कि एक तरह का इनफ्लो होता है, उसे भी हम कहां कैटेगराइज करते हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो उसे हम बोलते क्या है? प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। तो उसे हम आइए लिख देते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। अगर कंपनी डिवेंचर्स भी इशू करेगी तो साथ में ही लिख देते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर्स। इन सब कुछ से बिजनेस में पैसे आएंगे, तो पैसे आएंगे तो हम यहां अमाउंट कॉलम में ये भी लिख देंगे। ठीक है। और क्या क्या होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड? तो और जब भी आप बिजनेस में लोन लेते हो, बोरविंग करते हो, तो उससे क्या होता है? आपके बिजनेस में पैसे आते हैं और आपके कैपिटल और बोरविंग के साइज भी चेंज होते हैं। तो इन सबको तो यहां लिखना होगा। तो उसको हम क्या लिखते हैं? प्रोसीड्स फ्रॉम रेज, RAISE। इशू के जगह हम लोग रेज वर्ड यूज करेंगे जब हम लोन और डिवेंचर के बारे में बात करेंगे। प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ लोन, बोरोविंग साथ में लिख दीजिए। तो जब भी आप लोन या फिर बोरविंग को इशू करोगे, उससे जो पैसे आएंगे उनको भी आप ये लिख दोगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ लोन एंड बोरविंग। और क्या क्या लिखेंगे सर? तो मेरे प्यारे बच्चों, जिस तरीके से आप शेयर्स को इशू करते हो तो आपके पास कैश के इनफ्लोज आते हैं और आप यहां पे इनफ्लोज एक्टिविटीज में लिखते हो, ठीक उसी तरीके से आप अपने शेयर्स कैपिटल या फिर लोन को रीपेमेंट भी करते हो और रीपेमेंट करते समय कैश के आउटफ्लोज होंगे तो उनको भी आप लिखोगे। रीपेमेंट की जगह मेरे प्यारे बच्चों रीपेमेंट, रिडेम्पशन और बाईबैक, ये 3 वर्ड यूज होते हैं, किसी को भी आप लिख लो। तो आइए लिखते हैं यहां पे रीपेमेंट ऑफ शेयर्स कैपिटल, शेयर कैपिटल का आप रीपेमेंट करते हैं या फिर शेयर्स भी लिख सकते हैं। रीपेमेंट ऑफ लोन, बैंक लोन या फिर बोरोविंग या फिर डिवेंचर को भी जब भी आप रीपेमेंट करोगे, इन दोनों एक्टिविटीज से पैसे जाएंगे। और याद रखिएगा कि कैश फ्लो में आप आउटफ्लोज को माइनस में नहीं ब्रैकेट में शो करते हैं। ये दोनों आउटफ्लोज हैं इसीलिए दोनों ब्रैकेट में हैं, ये दोनों इनफ्लोज हैं तो इसलिए विदाउट ब्रैकेट है। और क्या क्या लिखते हैं सर? जब भी आप शेयर्स इशू करते हैं तो आप अपने शेयर होल्डर को जब भी प्रॉफिट बांटते हैं तो किस तौर पे बांटते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड। तो जब भी आप डिविडेंड को बांटेंगे तो उसको हम क्या लिखेंगे? पेमेंट ऑफ डिविडेंड। और उसको भी हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के हेड में ही कैटेगराइज करेंगे। अब सर, पेमेंट ऑफ डिविडेंड कितने प्रकार के होंगे? तो देखिए, अगर ईयर के बीच में आप कभी भी डिविडेंड देते हो तो उसे हम इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। ईयर के एंड में जाके आप जब डिविडेंड देते हो तो उसे हम फाइनल डिविडेंड बोलते हैं। अब डिविडेंड इंटरिम हो या फिर फाइनल हो, सबको हम एक ही हेड में लिखेंगे। तो आइए लिख देते हैं पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अब ये फाइनल डिविडेंड हो तब या फिर इंटरिम डिविडेंड हो तब, इन सबको आप यहीं पे लिखोगे और इन सब से आपके कैश के आउटफ्लोज होंगे। जिस तरीके से आप लोन लेके आते हो किसी से, क्या आपको डिवेंचर पे इंटरेस्ट नहीं पे करना होगा? क्या आपको बोरविंग पे इंटरेस्ट नहीं पे करना होगा? बिल्कुल पे करना होगा। तो इसीलिए आप लिख दीजिए पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन, वो लोन पे भी इंटरेस्ट हो सकता है, डिवेंचर पे भी इंटरेस्ट हो सकता है, बोरविंग पे भी इंटरेस्ट हो सकता है। जब भी आप इंटरेस्ट को पे करोगे तो कैश के आउटफ्लोज होंगे। उसी तरीके से 2 और होता है सर, जल्दी से याद दिलाइए वो क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट के बढ़ने या घटने पे। सर इसे जरा एक्सप्लेन करिए, अभी करता हूं आपके सामने। तो सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है इसके बारे में समझिए। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब, तो बैंक ओवरड्राफ्ट को हम सीधे और आसान शब्दों में बोलते हैं कि जितने पैसे आपके बैंक खाते में, बैंक अकाउंट में जमा हैं, अगर उनसे ज्यादा पैसे विड्रॉ करने का अगर आपके पास परमिशन है, बैंक आपको अलाउ करती है, तो उन ज्यादा पैसे जो इंक्रीज एक्स्ट्रा पैसा जो आप निकाल रहे हो उसे आप क्या बोलते हो? बैंक ओडी।
तो आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए है मान लीजिए, और आप इस बार 20,000 रुपए निकालना चाहते हैं, मतलब 10,000 और ज्यादा निकालना चाहते हैं, तो क्या बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ 10,000? क्योंकि 10 के तो बैलेंस है और आप निकालना चाह रहे हो 20, मतलब और 10 ज्यादा निकालना चाह रहे हो, तो बैंक ओडी हो गया। तो जल्दी से बताइए, बैंक ओडी हो जाने से या फिर बैंक ओडी बढ़ जाने से आपके बिजनेस में पैसे आते हैं या जाते हैं? सर पहले 10,000 थे मेरे बिजनेस में और अभी मुझे 20,000 की जरूरत है, और 20,000 भी मुझे बैंक अलाउ कर दे रही है निकालने के लिए, मतलब कि 10 तो मेरा अपना बैलेंस और 10 ओवरड्राफ्ट का बैलेंस, मतलब दोनों पैसे मेरे घर। अब तो मेरे घर 20,000 है। तो जब भी बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, मतलब आपके बिजनेस में कैश का इनफ्लोज होगा, तो उसको भी हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लिखते हैं। लिख दीजिए, इंक्रीज इन बैलेंस ऑफ बैंक ओडी। बैंक ओडी को दूसरे शब्दों में हम लोग कैश क्रेडिट भी बोला करते हैं। और यही अगर जब भी आप अपने बैंक ओडी में जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो आपने निकाल के रखा था, अब जब उसे रीपे करोगे तो उसके लिए आपका बैंक ओडी का अमाउंट घट जाएगा, तो उसको भी आप यहां पे लिखोगे, डिक्रीज इन बैलेंस ऑफ बैंक ओडी और कैश क्रेडिट। जब आप इंक्रीज होता था तो पैसे के इनफ्लोज होते थे, और जब आप इसे रीपेमेंट करोगे, डिक्रीज करोगे, तो इस बार पैसे के आउटफ्लोज होंगे बिजनेस से, तो इसको भी यहां पे लिख दो प्यारे बच्चों। तो और तो छोटी बात है कि जब भी आप शेयर्स को इशू करते हो तो उसके रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ इनकम होते हैं, उनको भी आपको यहीं पे लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप शेयर को इशू करते हो तो उससे रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, डिस्काउंट होते हैं, इन सारे एक्सपेंसेस को आप यहां पे लिखोगे। लिखो, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स इशू करते समय जो भी खर्चे हैं उन्हें भी यहां लिख दो, और खर्चे से तो आउटफ्लोज होते हैं और आउटफ्लोज को हम ब्रैकेट में दिखाते हैं। सेम उसी तरीके से कुछ इनकम होगा तो उसको भी आप यहां लिखोगे, इनकम ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर, यहां भी और डिवेंचर लगा दो, और डिवेंचर एग्जांपल्स क्या हो सकता है सर? प्रीमियम का अमाउंट बढ़ जाए या फिर आ जाए तो उससे आपका इनफ्लोज होगा। सर और क्या देख सकते हैं? ऑलमोस्ट ये सारे लिस्ट को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। और आप एक ये देख सकते हैं, प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, जो इस साल करंट ईयर में जाके फाइनल डिविडेंड पे होता है, चलो उसको भी लिख देते हैं, प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर पीवाई, इसको भी आप यहां लिख दोगे। अब सुनना मेरे प्यारे बच्चों, इन सारे अमाउंट को जब आप ग्रैंड टोटल करोगे तो या ये पॉजिटिव में आएगा या ये नेगेटिव में आएगा। अगर पॉजिटिव में आएगा तो आप उसे क्या लिखोगे? नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और ये नेगेटिव में आएगा तो आप क्या लिखोगे? नेट कैश आउटफ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो आइए इसे भी लिख देते हैं, नेट कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ये बच्चों कंप्लीट फॉर्मेट हो गई फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आप यही फॉर्मेट का यूज करने वाले हो एग्जाम में क्वेश्चंस बनाने के लिए अपने। जब भी आप फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से क्वेश्चंस बनाओगे तो इन सारे फॉर्मेट्स में जितनी बातें अभी हम लोगों ने डिस्कस की हैं, इन सारी बातों को आप इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्मेट में लिखोगे। तो आइए अब हम दूसरे बिजनेस एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टिंग और ऑपरेटिंग बिजनेस एक्टिविटीज के भी फॉर्मेट्स को डिस्कस करते हैं।